नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को इस परीक्षा कुल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनूप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की हम बात करेंगे इस वीडियो पर खास करके जो 4 मार्च को साइंस सब्जेक्ट का पेपर होना, साइंस सब्जेक्ट का जो पेपर होना 4 मार्च को, जो वायरल पेपर है, मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल पेपर जिसका कोड है 824BL। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वायरल पेपर है मेरे भाई। 4 मार्च को आपको 8:30 बजे ऐसा ही पेपर मिलेगा, हूबहू यही पैटर्न, सेम सेम प्रश्नों का। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें 20 एमसीक्यू रहते हैं। सबसे पहले इसमें 20 एमसीक्यू होंगे आपके, जिसमें से 7 एमसीक्यू फिजिक्स के, 7 एमसीक्यू फिजिक्स के होते हैं और 6 एमसीक्यू केमिस्ट्री के होंगे। कितने एमसीक्यू? 6 एमसीक्यू केमिस्ट्री के होंगे और जीव विज्ञान के, बायोलॉजी के 7 एमसीक्यू होंगे। इस प्रकार से आपके 20 एमसीक्यू आएंगे। इसके इसके पहले की बात करेंगे, आपको लघुत्तरी प्रश्न फिजिक्स से, लघुत्तरी प्रश्न जो आपको मिलेंगे फिजिक्स से, वो आपको 3 मिलेंगे, जो प्रति प्रश्न 4 नंबर का आपको रहेगा, हूबहू ऐसा ही आना है पैटर्न में। केमिस्ट्री के लघुत्तरी प्रश्न आपको मिलेंगे 2, ध्यान देना 2 मिलेंगे। इसी प्रकार से बायोलॉजी की लघुत्तरी प्रश्न आपको मिलेंगे 3 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। और ठीक इसी प्रकार आपको फिजिक्स का आपको द्विघाती प्रश्न मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा, उसमें अथवा भी लगा होगा, एक और मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी एक आपको द्विघाती का मिलेगा, एक अथवा लगा के आएगा। और इसी प्रकार जीव विज्ञान में भी आपको एक लगा कर एक अथवा आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल पेपर है मेरे दोस्त, जो आपको 4 मार्च को हूबहू ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक मेरे दोस्त, अब हम बात करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की। सबसे पहला उपखंड आ में जो 7 एमसीक्यू आएंगे, सबसे पहले भौतिक विज्ञान के होंगे। सबसे पहले किसने के होंगे? भौतिक विज्ञान के प्रश्न होंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास बहुविकल्पी प्रश्न में, सबसे पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का आभासी आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? क्या पूछ रहा है? दर्पण। मेरी बात कायदे से सुनना, थोड़ा आराम से सुनना मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगर आभासी का है, आकार में बड़ा का है, आभासी आकार में बड़ा, और क्या पूछ रहा? दर्पण पूछ रहा, तो आपका आंसर होगा अवतल दर्पण। क्या होगा मेरे दोस्त? अवतल दर्पण होगा। यदि इसी को कहेगा, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से, हाँ, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर या वस्तु से छोटा बनेगा, तो आपका दर्पण होगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। क्योंकि दर्पण होते हैं 2 प्रकार के, जिसमें से एक का नाम होता है उत्तल दर्पण और एक का नाम होता है अवतल दर्पण। क्या नाम होता है? अवतल दर्पण। तो हमसे क्या पूछा है? आभासी एवं आकार में बड़ा, तो कौन सा दर्पण होगा भैया? आपका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर होगा, अवतल दर्पण। ठीक, अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास? ध्यान सुनना, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा, ध्यान सुनना, आभासी कह रहा, आभासी, और क्या कह रहा? आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस, इस बार हमारे लेंस की बात कही, किसकी बात है? लेंस की। ध्यान सुनना, मेरी बात सुनना बहुत कायदे से। अगर लेंस के बारे में कहे, क्या कहे तुमसे? आभासी आकार में बड़ा, तो मेरे दोस्त ध्यान सुनना, ये जो होता है लेंस और दर्पण में विपरीत होता है। मतलब अगर मेरे पास ये दर्पण का प्रश्न होता तो आभासी आकार में बड़ा होता, तो कौन सा दर्पण होता? अवतल दर्पण। लेकिन लेंस में क्या होता है? तो आभासी और आकार में है और बड़ा है, तो हमारे पास लेंस होगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा? उत्तल। जो दर्पण में होता है अवतल है, तो लेंस में क्या होगा? उत्तल में। और जो दर्पण में क्या होगा? उत्तल में जो होगा वो होगा अवतल में। ध्यान सुनना, तो आपका लेंस में प्रयोग करना होगा चाहिए। कौन सा होना चाहिए? आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ए नंबर राइट आंसर होगा, उत्तल लेंस। कौन सा होगा? उत्तल लेंस। अगर हमारे पास अवतल लेंस की बात करता है, किसकी बात करता है? अवतल लेंस की। तो यहाँ पर कहता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा या वस्तु से बड़ा, बस इतना इस बात करता है। ठीक मेरे भाई, अगले प्रश्न की बात करता हूँ। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायरल प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर तीसरा हमारे पास, प्रश्न नंबर तीसरा क्या है? आकाश के नीले रंग दिखने का कारण क्या है? आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? नंबर 1 विकल्पी परावर्तन के कारण, नंबर बी विकल्पी अपवर्तन के कारण, नंबर सी विकल्पी प्रकीर्णन के कारण, नंबर डी विकल्पी विक्षेपण के कारण। जो आकाश का नीला रंग दिखाई देता है वो आपको प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आपका राइट आंसर सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। एक प्रश्न इससे ही बन के आता है, एक प्रश्न कि आकाश से देखने पर, हाँ, आकाश से देखने पर चंद्रमा का रंग कैसा होता है? आकाश से देखने पर चंद्रमा का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। कैसा होता है? चंद्रमा का कलर कैसा होता है? काला होता है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास चौथा है। प्रश्न नंबर चौथा क्या है? प्रकाश में प्रकाश में प्रकाश नहीं, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है,
प्रकाश की चाल जो अधिकतम होती किस में रहती है? नंबर 1 विकल्प जल में, नंबर बी विकल्प कांच में, नंबर सी विकल्प हीरे में, कि नंबर डी विकल्प निर्वात में। प्रकाश की चाल जो होती है अधिकतम सबसे ज्यादा होती है निर्वात में, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल एक विकल्प आपसे और ये पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास जो पांचवा है, पांचवा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायरल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी के निश्चित रूप में से एक मान होगा। ध्यान सुनना, 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना, श्रेणी क्रम में। अब नंबर 1 विकल्प हमारे क्या है? सबसे पहले प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर का ध्यान सुनना, मेरी बात सुनना, श्रेणी क्रम संयोजन में जो विभवांतर होता है वो विभवांतर हमारे पास क्या रहता है? समान होता है। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक, तो आपका ये विकल्प ही आपका गलत हो जाएगा। कौन सा? पहले ए नंबर विकल्प हमारा गलत है। दूसरा नंबर क्या है? प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर होगा, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है वो समान होती है। तो ये आपका राइट आंसर, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करता हूं। प्रश्न नंबर हमारे पास जो छठवां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे 2025 इस 4 मार्च को, कायदे से जो 4 मार्च को साइंस का पेपर आना, इस तरह का प्रश्न एक प्रश्न अवश्य आपको देखने को मिलेगा। किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच की विभवांतर की इकाई होती है। इकाई का मतलब होता है मात्रक मेरे दोस्त। क्या होता है? मात्रक। विभवांतर की इकाई मतलब विभवांतर का आपसे मात्रक पूछा है, तो ध्यान सुनो, विभवांतर का आपका मात्रक पूछा है आपसे। ठीक, ओम। सबसे पहले मैं बता दूं, ओम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर का मात्रक होता है धारा का, विद्युत धारा का। किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। किसका मात्रक है? धारा का। ध्यान देना, जो विभवांतर की इकाई है, जो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। वाट किसका मात्रक है? वाट शक्ति का मात्रक। किसका मात्रक है? शक्ति का। इसी प्रकार मेरे दोस्त, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, वो विभवांतर की इकाई क्या हो गई? आपकी वोल्ट हो गई। आपका इस प्रकार विकल्प सी नंबर सही हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो 7वां नंबर विकल्प, ये अंतिम प्रश्न होता है फिजिक्स का। ध्यान देना, भौतिक विज्ञान का अंतिम प्रश्न होता है ये। एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा होती है। ध्यान सुनना, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है इस प्रकार से, लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। बल की दिशा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र का अगर बल की दिशा क्या होती है, उसकी लंबवत क्या होगी? आपका राइट आंसर क्या होगी? जो बल की दिशा होगी, बल की दिशा भी लंबवत होती है। ध्यान देना, आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? पहले विकल्प क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर बल नहीं लगेगा। बी नंबर विकल्प क्या है? चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा समांतर होती है। नहीं, ये भी आपका गलत विकल्प ही है। आपका सी नंबर जो विकल्प होगा इन दोनों दिशाओं के लंबवत होगा। आपका सी नंबर विकल्प क्या होगा? आपका राइट होगा। ठीक मेरे दोस्त, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास जो है 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न, यहाँ से आपको उपभाग सेकंड का मतलब आपके यहाँ से प्रश्न रसायन विज्ञान के शुरू हो गए। रसायन विज्ञान के आपको 6 MCQ मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, सबसे पहले 8वें प्रश्न की बात करते हैं हम। एल्केनो का सम्मान सूत्र क्या होता है? एल्केनो का सम्मान सूत्र, सबसे पहले बता दो, ये जो सूत्र होता है, पहला नंबर हमारे पास है, ये एल्काइन का सूत्र है। किसका सूत्र है? एल्काइन का। किसका सूत्र है? ये एल्काइन का। ठीक, अणु एल्काइन का अणु सूत्र है ये। अब बी नंबर विकल्प आपको एल्केनो का पूछा ना, एल्केनो का अणु सूत्र आपका होता है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर किसका है? सी नंबर आपका मेरे भाई, सी नंबर आपके पास एल्कीन का अणु सूत्र है। किसका अणु सूत्र है? एल्कीन का। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसकी? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट, वायरल। इस प्रकार आपको 4 मार्च को हूबहू ऐसा प्रश्न आपको एक मिलेगा देखने को, सजातीय श्रेणी से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना। निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है। मैं आपको बता दूं, सजातीय श्रेणी में एक दो चीजें खास करके देखना, एक कार्बन बढ़ता हुआ मिलना चाहिए, और हाइड्रोजन बढ़ता हुआ मिलना चाहिए, और ऑक्सीजन। ये 3 प्राणी हैं ऐसे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये बढ़ते हुए मिलने चाहिए सभी विकल्प में, तब तो आप सजातीय श्रेणी से हैं। नंबर पहले विकल्प की बात करते हैं। सबसे पहला विकल्प,
यहाँ पर कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ पर कार्बन कितना है 3, तो कार्बन क्या एक बढ़ गया है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 6 है। कार्बन सिर्फ एक बढ़ेगा, हाइड्रोजन 2 बढ़ेंगे, और ऑक्सीजन हाँ संभवतः ऑक्सीजन 1 बढ़ सकता है। ठीक, तो आपका ए नंबर विकल्प ही आपका सही है। ठीक मेरे दोस्त, ए नंबर आपका विकल्प ही सही है। बी नंबर की बात करते हैं। बी नंबर, जो बी नंबर हमारे पास प्रश्न है CH3OH, यहाँ भी CH3CHO, यहाँ पर हाइड्रोजन तो बढ़ा और हाइड्रोजन सिर्फ एक बढ़ा, मैंने कहा था हाइड्रोजन 2 बढ़ने चाहिए, इसका आपका विकल्प ही गलत हो गया। ठीक है, सी नंबर की बात करते हैं। सी नंबर हमारे क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 और कार्बन कितना 1 और ऑक्सीजन कितना 1 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, कार्बन कितने हो गए 2, एक कार्बन बढ़ गया, और हाइड्रोजन कितने बढ़ गए, हाइड्रोजन 2 बढ़ गया, और ऑक्सीजन भी एक है। आपका 3 नंबर विकल्प भी सही है। ठीक, चौथा नंबर आपका विकल्प ही गलत हो। आपका कौन सा विकल्प सही निकलेगा, उपयुक्त संदर्भ में सही विकल्प चुनिए, तो आपका सही विकल्प आपका डी नंबर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि मेरा पहला और तीसरा सही था, तो इस प्रकार आपका ये सही निकलेगा। ठीक मेरे दोस्त, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था प्रश्न नंबर 9, ध्यान देना, प्रश्न नंबर जो 9 है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो 10वां था, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। मेरी बात सुनना, ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। तांबे के बर्तन में पानी को भरा जाता है, रखा जाता है। सोने के बर्तन में भी पानी को रखा जाता है। हाँ, एल्युमिनियम के बर्तन में भी पानी को रखा जाता है। खास करके पोटेशियम, जो पोटेशियम के बर्तन में अगर हम पानी को रखते हैं तो पोटेशियम धातु हाइड्रोजन गैस बना देती है। आपका राइट आंसर क्या निकला, राइट आंसर आपका सी निकलेगा, राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक मेरे दोस्त, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो 11वां है मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 मार्च को ऐसा प्रश्न आपको किसी न किसी सेट में देखने को मिलेगा। सबसे पहले प्रश्न 11वां नंबर हमारा जो प्रश्न पूछता है, शून्य पीएच वाला विलयन होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये कंफ्यूजन करता है। शून्य पीएच वाला विलयन जो होता है, काफी मतलब लगभग 80% विद्यार्थियों का आंसर ये आता है कि अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय। तो मेरे दोस्त ध्यान सुनना, यदि किसी विलयन का पीएच मान शून्य होता है तो अम्लीय नहीं, वो अधिकतम अम्लीय है। कौन सा है, अधिकतम अम्लीय। कौन सा, अधिकतम अम्लीय होगा। लेकिन इसमें सिर्फ अम्लीय भर दिया, क्या दिया, सिर्फ अम्लीय भर दिया, क्या दिया, सिर्फ अम्लीय भर। ध्यान देना, तो आपसे क्या पूछा था, इसमें अधिकतम अम्लीय होना चाहिए। ठीक, आपका ये विकल्प भी गलत है। बी नंबर क्या है, विकल्प क्षारीय होना चाहिए। सी नंबर क्या है, उदासीन होना चाहिए, ये भी गलत है। बी नंबर भी गलत है। आपको उपयुक्त में से डी, आप ये डी नंबर आपका विकल्प से उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका ये नंबर डी नंबर विकल्प आपका राइट निकलेगा। ठीक मेरे दोस्त, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्यों भैया, क्योंकि अगर शून्य विलयन का यदि पीएच मान होगा तो उसका अधिकतम विलयन अधिकतम अम्लीय होना चाहिए। तो ये तो अधिकतम तो कहीं दिए नहीं, इसका नंबर आपका डी नंबर विकल्प आपका राइट निकलेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारे पास 12वां है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 12वां। ध्यान देना, यह ऐसा प्रश्न आपसे देखने को मिल सकता है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम में उपस्थित CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनाता है। सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा हाइड्रोजन के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। आपका राइट आंसर निकलेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। ध्यान देना, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, 4 मार्च को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारे पास 13वां है, प्रश्न नंबर जो 13वां है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिएक्शन बेस में है। ठीक, निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगर हम बात करें, ये सोडियम एसीटेट का फार्मूला होता है। यहाँ पर हम क्या भरें, रक्त स्थल में क्या भरें कि हमारे पास ये बने, मेथेन बने और सोडियम कार्बोनेट बने। तो मेरे पास सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट तो नहीं, आपका राइट आंसर बी निकलेगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, बी। यहाँ पर यदि आप NaOH, देखो मैं एक बार आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आप NaOH भरते हैं तो आपको क्या NaNO2CO3 यहाँ से निकल जाएगा, और ये H यहाँ ट्रांसफर कर देगा तो CH4 बन जाएगा। इस प्रकार आपका विकल्प बी नंबर आपका विकल्प राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो हमारे पास प्रश्न नंबर 14वां होता है। जो प्रश्न नंबर जो हमारे पास 14 है, हाँ ये जो प्रश्न नंबर हमारे पास 14, ये अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रश्न नंबर जो 14 से उपभाग 3 होता है। उपभाग कौन सा है, 3। उपभाग 3 में जीव विज्ञान के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। कौन से प्रश्न है ये, जीव विज्ञान के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। ठीक, अब सबसे पहले 14 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, ध्यान सुनना। पौधों में पूछा जा सकता है, पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता है। यदि पौधों में जाइलम का कार्य तुमसे पूछे तो जाइलम का कार्य होता है जल को मतलब नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाना। यदि तुमसे फ्लोएम का पूछे तो फ्लोएम का मतलब होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना।
ए नंबर विकल्प क्या है, जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन करना, ये गलत बात है। वाष्पोत्सर्जन, ये भी गलत है। आपका खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, ये आपका राइट आंसर सी नंबर आपका विकल्प ही राइट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारे पास 15वां है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मनुष्य में पाचन की शुरुआत मुख से होती है, यकृत से होती है, छोटी आंत से होती है, पित्ताशय से होती है। मनुष्य में पाचन की जो शुरुआत होती है मुख से होती है। किससे? मुख से, मतलब मुख से मतलब मुंह से होती है। ठीक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन ये पादप हार्मोन नहीं है। आपका जिब्रेलिन पादप हार्मोन्स है। अब ये भी नहीं है आपका, ये भी विकल्प ही गलत है। ठीक मेरे दोस्त, 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? जिब्रेलिन। यदि हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर हमारे पास 17। प्रश्न नंबर 17 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, कहां स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि में, बी नंबर पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि में, अधिवक्र ग्रंथि में या अग्नाशय में। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि में। किसमें? पिट्यूटरी ग्रंथि में। ठीक मेरे दोस्त, अगले विकल्प की बात करते हैं। अगला विकल्प हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोष के अंदर बनता है? क्या बनता है पराग कोष के अंदर? पराग कोष के अंदर पराग कण पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास जो 19 है, पुष्प का जनन अंग है। पुष्प का जो जनन अंग होता है, ध्यान सुनना, पुष्प का जो जनन अंग होता है, नंबर 1 विकल्प बाह्यदल पुंज, या फिर होता है दल पुंज, या फिर जयांक, या फिर तना। पुष्प का जो जनन अंग होता है जयांक होता है। कौन सा विकल्प आपको सही होगा? 19वें का सी नंबर आपका विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 20वां और इस पेपर का अंतिम प्रश्न है। हु बहु यही पेपर आता है मेरे दोस्त 4 मार्च को, ऐसा ही पेपर आपके आएगा। इसकी 101% की गारंटी है मेरे दोस्त, 101% की गारंटी, ऐसा ही पेपर आएगा। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। वायुमंडल की ओजोन परत जो होती है पृथ्वी को बचाती है। किससे बचाती है? पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पराबैंगनी किरणें बहुत ही खतरनाक होती है मेरे दोस्त। अगर वो वायुमंडल में आ जाएंगे तो सभी जीवों को तहस नहस हो जाएगा, सभी जीव नष्ट हो जाएंगे। ठीक मेरे दोस्त, इस प्रकार आपके 20 MCQ कंप्लीट हुए। इसके बाद हम बात करेंगे अगला अगला क्या हमारे पास वर्णात्मक प्रश्न की बात करते हैं। वर्णात्मक प्रश्न देख लीजिए, बहुत कायदे से, बहुत ही सरल इजी वे में होते हैं मेरे दोस्त। अगर आपको 20 MCQ समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना। इसके अगले वाले वीडियो में हम इसके वर्णात्मक प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक मेरे दोस्त, अब हम वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना और ज्यादा से ज्यादा इस पर लाइक कर देना। ठीक मेरे दोस्त, कमेंट जरूर करना कि कैसा आपका मॉडल पेपर रहा, ये कैसा पेपर वायरल कैसा रहा। ठीक मेरे दोस्त, जय हिंद।